सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि भारत की तरफ से helpless Afghans or air bombing campaigns in this holy month of Ramadan. यूएन में बैठकर हिंदुस्तान की तरफ से आवाज उठाई दी गई है कि हम आवाज दे रहे हैं यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटीज को कि अफगानिस्तान का सपोर्ट करे और अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाए। कि पाकिस्तान दोबारा आज फिर अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो तालिबान सैंक्शन लिस्ट थी उसने बहुत सारे जो तालिबान ऑफिशियल हैं उनको रिमूव कर दिया अपनी लिस्ट से। पाकिस्तान के हमले की भारत ने निंदा की है। भारत ने कहा कि ये सीधा सीधा नरसंहार है कि जी ये हॉस्पिटल था और हॉस्पिटल में जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और वहां पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है जिसमें 400 लोगों की जानें गई हैं। 12। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हिंदुस्तान को हम थैंक यू कहना चाहते हैं, बार बार कहना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक एकलौती देश है अब के टाइम में जो अफगानिस्तान के साथ खड़ी है। 22 सीनियर ऑफिशियल जो तालिबान के हैं जो यूएन सैंक्शंस में रहे हैं और उनकी बायोग्राफीज थी वो रिमूव हो गए। 400 अफराद भी थे जहाँ भाग हुए हैं, जबकि कई 100 अफराद जख्मी हुए हैं। ये हमला उम्मीद नामी ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर पर हुआ जो कि काबल के पुलिचरखी एरिया में वाक़ है। ये कोई हॉस्पिटल था जो कि जिसमें जो मनशियात से आदि अफराद हैं उनकी रिहेबिलिटेशन का सिलसिला शुरू किया जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस थे वो बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो दिखाई देने लग गई है और यकीनन इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल जो है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। इंटरनेशनल मीडिया स्पेशली ब्रिटिश मीडिया में आपको ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन यूएन में इंडिया ने इस इंसिडेंट का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की हरकत को ब्रूटल और एंटी ह्यूमन कहा कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान तालिबान पे हमला कर रहा है, वहां पे दहशतगर्दों पे स्ट्राइक्स हो रही हैं, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से उनका नाम निकल गया। पाकिस्तानियों को भी पीटा है, मरोड़ा है और चपेड़े मार मार कर उसकी औकात याद दिला है कि पाकिस्तान दोबारा आज फिर अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो तालिबान सैंक्शन लिस्ट थी उसने बहुत सारे जो तालिबान ऑफिशियल हैं उनको रिमूव कर दिया अपनी लिस्ट से। 22 सीनियर ऑफिशियल जो तालिबान के हैं जो यूएन सैंक्शंस में रहे हैं और उनकी बायोग्राफीज थी वो रिमूव हो गए। तो ये आप इमेजिन करें कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान तालिबान पे हमला कर रहा है, वहाँ पे दहशतगर्दों पे स्ट्राइक्स हो रही हैं, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से उनका नाम निकल गया। अब ये मुझे ऐसे लगता है कि ये एक लार्जर बारगेन है, लार्जर बारगेन है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इनका नाम कौन निकाल सकता है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इनका नाम कौन निकाल सकता है? चाइना क्या कर रहा है? बाकी मुल्क क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं पे एक सवाल तो इमर्ज होता है ना, देयर इज़ अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ मोटिवेटिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तालिबान जिनके पास टीटीपी की हाइड आउट्स हैं उनको आप एक पूरी की पूरी वो जैसे कहते हैं ना सेफ पैसेज दे दो। और अब मैंने ये देखा है कि आज पाकिस्तान जो है वो उसने स्ट्राइक्स शुरू की हैं और दोबारा अफ़गानिस्तान के अंदर, और पर्पज़ एक ही है, पर्पज़ एक ही है, पर्पज़ ये है कि अफ़गान तालिबान को फोर्स किया जाए कि वो टीटीपी को पाकिस्तान के हवाले करें। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान डायरेक्ट हमले भी कर रहा है, सैंक्शंस भी कर दिए हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हैं, बॉर्डर भी बंद कर दिए हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान इस चीज़ पे बज़िद हैं। अफ़गान तालिबान इस चीज़ पे बज़िद हैं कि उन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ना टीटीपी का। तो ये पाकिस्तान की जो वो जैसे कहते हैं ना एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम गेम का हिस्सा हैं, जंग का हिस्सा हैं, लेकिन डिप्लोमेटिकली। अच्छा, मज़े की बात क्या है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बताऊँ। कुछ दिन पहले अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को
एक वो जिसे कहते हैं ना कंट्री ऑफ कंसर्न के तौर पे देखा कि जो होस्टेज डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व है। यानी कि अमेरिकन ने कहा कि आप हवाले कर दें, 2-3 अमेरिकन हैं उनको अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि जब देखा कि तालिबान ने हवाले नहीं किया तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, हम इनको एक ऐसी लिस्ट में डालते हैं जहाँ पे इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो जाए, और वो जो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो गया दोबारा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये जो अप्रोच है, और तब से लेके अब ये डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, तब से लेके अब तक ये डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। और कहीं पे भी आपको ये नज़र नहीं आएगा, कहीं पे भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि पाकिस्तान ने जो एक्शन ले रहा है अफ़गानिस्तान में उसको कोई ग्लोबल लेवल पे कंडेम कर रहा हो या कह रहा हो कि भाई नहीं। तो ये एक आप समझ लें कि एक तरफ पाकिस्तान इनसे लड़ रहा है, दूसरी तरफ इनके पास ये आ जाना एक इनको डी लिस्ट करना यूएन की सैंक्शंस लिस्ट से, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक झटका है। और विद इन द यूएन भी पॉलिटिक्स हो रही है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी पॉलिटिक्स हो रही है, विद इन द यूएन भी पॉलिटिक्स हो रही है। ये आप ज़हन में रखिएगा, ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है जिसको हम सारे मतलब वी कैन अंडरस्टैंड कि ये किस डायरेक्शन में जो है वो चीज़ें जा रही हैं। कहीं ना कहीं पे एक वो जैसे कहेंगे ना पाकिस्तान के लिए चैलेंज है कि हम कैसे इस यहाँ पे सरवाइव करें जब हमें इस चीज़ का पता है कि हमारे लिए मुश्किल पैदा की जा रही है। अब एक ओपन वॉर है ना, एक ओपन वॉर हो रही है। तालिबान ने अगले दिन ड्रोन भेजे थे, पाकिस्तान की तो असेसमेंट है ये इंडिया ने इनको ड्रोन्स दिए हैं। पाकिस्तान की असेसमेंट है इंडिया ने ड्रोन्स दिए हैं इनको। आज बड़ा दिन है। एक तो ये कि चाइनीज़ खामोश हो गए हैं, वो ये समझते हैं कि भाई ठीक है ये हमारी बात नहीं सुन रहे, तो वो पीछे हट गए। पाकिस्तान ने चाइना को पोलाइटली सॉरी कह दिया कि आप इससे ज़रा पीछे हट जाएं। हम देखते हैं तालिबान, क्योंकि तालिबान क्या करते थे, वो किसी ना किसी को बीच में ले आते थे और कंसेशंस ले जाते थे। अब पाकिस्तान ने ये किया, उसने कहा काबुल को स्ट्राइक करो। और ये पाकिस्तान के अंदर आप ज़हन में रखिएगा, ये पाकिस्तान में आप ज़हन में रखिएगा कि ये एक चैलेंज है इनके लिए। हमारी अवाम, हमारे लोग तो इस चीज़ पे जिसे वो कहते हैं ना बज़िद हैं कि हमने जो भी करना है अपनी एक यूनाइटेड फ्रंट से हमने करना ही करना है और हमने इनको सबक सिखाना है। ये एक अप्रोच है कि इनको अब सबक सिखाना है। और अगर ये ऐसे नहीं करेंगे, अगर ऐसे नहीं चलेंगे, ये हमारी नहीं सुनेंगे, तो फिर जो सारी बात है कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन आ जाती है वो यही आ जाती है कि दोबारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाओ और इनके ऊपर सैंक्शंस करवाओ। ये भी एक ऑप्शन है ना हमारे पास अभी। और कल रात को जो है पाकिस्तान की तरफ से कई बार जो है वो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें कंधार भी शामिल है और दूसरे कई इलाके काबुल वगैरह, वहां पर अटैक किया गया है, जिसमें कि अफगानिस्तान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि 100 से ऊपर लोगों की जाने गई हैं। कई जगह पर 400 का फिगर भी दिया जा रहा है। और इसी तरीके से अगर सोशल मीडिया देखा जाए या अगर अफगानिस्तान का मीडिया चेक किया जाए तो उसमें डिफरेंट फिगर्स दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो इस बात से इनकार कर रहा है कि 400 लोगों की जाने गई हैं। उनका कहना है कि 400 लोग नहीं थे, लेकिन साथ ही साथ अफगानिस्तान की तरफ से ये क्लेम भी किया गया है, वीडियोज भी आई हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत इजीली अवेलेबल है, जिसमें कि दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया है, जिसको कि पाकिस्तान की तरफ से कहा यही गया कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी अफगानिस्तान की, या जो जहां पर टेररिस्ट छुपे हुए थे बकौल पाकिस्तान हुकूमत के, उनको टारगेट किया गया। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से जो स्टोरी आई है वो बिल्कुल ही अलग है। उनका कहना ये है कि जी ये हॉस्पिटल था और हॉस्पिटल में जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और वहां पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है जिसमें 400 लोगों की जाने गई है। बहरहाल ये क्लेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के ऊपर क्लेम करते रहते हैं। ईरान जितने नंबर्स बताता है, इजराइल उससे इनकार करता है, और यही बात जब इजराइल करता है तो ईरान की तरफ से भी उस क्लेम को
बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन बात कुछ भी हो, लेकिन सारी की सारी बातचीत इस वक्त जो चल रही है वो ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस थे वो बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो दिखाई देने लग गई है। और यकीनन इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल जो है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने हमेशा से अमेरिका के कई से बहुत से ऐसे काम किए हैं जो पाकिस्तान को नहीं करने चाहिए थे। इससे पहले भी तकरीबन 20 साल जो अफगानिस्तान में वॉर ऑफ टेरर के नाम पर पाकिस्तान हिस्सा लेता रहा या अमेरिका की मदद करता रहा, उसके बाद अमेरिका वहीं पे वेपन्स वगैरह छोड़कर रवाना हो गया। लेकिन पाकिस्तान का अब ये कहना है कि जी वो वेपन्स जो अमेरिकन छोड़ गए थे वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और अमेरिका वो वेपन्स वापस ले। इसी तरह की कई और चीजें और बातें भी चल रही है। सुबह से टीवी चैनल्स पर यह भी बताया जा रहा है कि वहां पर यानी अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट छुपे हुए हैं या अफगानिस्तान में जो लोग हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, वो जी दरअसल वो भारत से ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं और भारत उन्हें फंड कर रहा है। अब ये भारत वाला जो टच है वो हम किसी जगह भी लगाना नहीं भूलते। हम हरगिज इस बात के लिए तैयार नहीं है और मानने को भी तैयार नहीं है कि जी यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। हमारी गलत पॉलिसीज है, हमारे गलत फैसले हैं। हम जिस तरह से वर्ल्ड बैंक के आगे, IMF के आगे गिड़गिड़ाते हैं पैसों के लिए और जो कुछ बात करते हैं और जिस तरह से अमेरिका का साथ देते हैं, उसका रिजल्ट तो यही निकलना था। अमेरिका वो कंट्री है या ट्रम्प की वो गवर्नमेंट है जिन्होंने कोई भी जंग अपनी जमीन से नहीं लड़ी है, चाहे वो ईरान की वॉर हो, चाहे वो अफगानिस्तान की वॉर हो या चाहे वो रशिया यूक्रेन लड़े हो। हर जगह पर अमेरिका ने अपना फायदा देखा है, अपने फायदे के हिसाब से लोगों को लड़वाया है। लेकिन ये बात शायद हमारे लीडर्स को और हमारे मुल्क चलाने वालों को समझ में नहीं आती। अफगानिस्तान के मिनिस्टर का यह भी कहना था कि इससे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर काबुल पर अटैक हुआ तो इस्लामाबाद पर भी अटैक होगा। तो इसका मतलब यह है कि काबुल पर अटैक हो चुका है और अब इस्लामाबाद की बारी है कि किस तरह से रोकेंगे। एक तरफ तो जिस तरह से अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने और इजराइल ने ईरान को एक बहुत छोटी और कमजोर कंट्री मान लिया था, यही हाल कुछ पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान ने भी अपने दिमाग में एक बात बैठा रखी है, पाकिस्तान चलाने वालों ने, कि अफगानिस्तान एक छोटी कंट्री है, उनके पास ना तो फौज है, ना तो हथियार है, ना उन्हें कुछ काम आता है, ना वो कुछ कर पाते हैं, ना कर सकेंगे। इस किस्म की बातें उन्होंने अपने दिमाग में बिठा रखी हैं और शायद यही वजह है कि अब इनको एक के बाद एक कह लीजिए कि मुसीबत उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए कि कभी भी आप किसी को कमजोर नहीं समझें, कभी भी आप किसी को इस हद तक किसी की इंसल्ट ना करें कि वो सह ना पाए या उसको बहुत ज्यादा बुरा लग जाए। पाकिस्तान इस वक्त यही करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वीडियोस बनाई जा रही है, जिस तरह से जो वीडियोस ऐसी है जिसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करते हैं, जिन वीडियोस को दिखाई देते हैं जिसमें आपने यकीनन सोशल मीडिया पर देखी होगी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी वाली, ठीक है, इस किस्म की जो वीडियोस बनाई जा रही हैं जिससे कि हम हर हाल में हर जगह पर हम अफगानिस्तान के लोगों से अपने से कम बता रहे हैं, अफगानिस्तान के लोगों की इंसल्ट कर रहे हैं, उनकी तरह से उनकी बेइज्जती की जा रही है। यकीनन ये बात अफगानिस्तान तक पहुंच रही होगी और उनके लोगों के दिल हमने दुखाए हैं और मेरा ख्याल है अब इस बात को मजीद बढ़ाते चले जा रहे हैं बजाय इसके कि कम किया जाए। वैसे तो सारी दुनिया जो है वो अपने दोस्त बढ़ाती है और अपने दुश्मन कम करती है। पाकिस्तान शायद वो वाहिद स्टेट है जो अपने दुश्मन बढ़ाती है और दोस्तों को कम करती है और यही वजह जो है वो हमें अपनी एक तरह से ये भी दिखाई देता है कि हम जो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, हमारे लोगों की ना कहीं इज्जत है ना कहीं कोई ख्याल किया जाता है। उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमने कभी कोई ढंग से अपनी पॉलिसीज बनाई नहीं, कभी ढंग से हम चीजों को लेकर चले नहीं, हर एक के ऊपर हमने दादागिरी दिखाई। हमारा ख्याल था कि हमारे लोग पहुंच जाएंगे अफगानिस्तान और वहां पर जाकर अफगानिस्तान की उस वक्त की गवर्नमेंट जो अशरफ गनी साहब की थी वो हटाई जाएगी और तालिबान की हुकूमत आएगी और उसके बाद तालिबान हमारे कहने पे ही चलेंगे, तालिबान हमारे इशारे पे चलेंगे, भारत के साथ उनके टर्म्स ठीक नहीं रहेंगे, बल्कि वो तो हमें कश्मीर तक लेकर देने के लिए तैयार हैं। इस तरह की बातें भी हमारी की गई। एक तो कश्मीर का मुझे समझ नहीं आता कि जो यहाँ पर पहले ही कश्मीर आपके पास है, जो हिस्सा कश्मीर का, वहां पर आपने कौन सा उसको पेरिस बना दिया है, कौन सा आपने वहां पे बहुत प्रोग्रेस कर दी है वहां पे या बहुत डेवलपमेंट के काम कर दिए हैं कि अब आपको लगता है कि भारत साइड वाला कश्मीर भी ले लेना चाहिए। भाई यहाँ वाला तो आपसे संभाला नहीं जा रहा, यहाँ वाले लोग नाराज हैं। हर दूसरे दिन कश्मीर जो पाकिस्तान के साथ है, जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, वहां पे लोग हर दूसरे दिन प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। हर दूसरे दिन उनका कभी किसी चीज का प्रॉब्लम होता है, कभी कुछ होता है, कभी इंटरनेट नहीं चलता, कभी मोबाइल सर्विसेज ठीक नहीं होती, कभी महंगाई होती है, कभी रोड्स का प्रॉब्लम है, एयरपोर्ट वहां का काम नहीं करता, रोड्स वहां पे खराब है। हर तरह की जो कह लीजिए जो प्रोटेस्ट है वो वहां पर चल रहे हैं। लेकिन आपको जो है वो दूसरी साइड भारत से भी कश्मीर ले लेना है। पहले यहाँ पे तो कश्मीर ऐसा कर दीजिए कि कोई यहाँ आना पसंद करे। वैसे भी आधे से ज्यादा पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसके आधे से ज्यादा लोग तो इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं। जिसको भी मौका लगता है वो पहली फुर्सत में फ्लाइट पकड़ता है और लंदन चला जाता है। यहाँ रहना भी पसंद नहीं करते। लेकिन हमारा है कि हमारा जोश जुनून जो है वो खत्म होने में नहीं आ रहा है। हमने कश्मीर कश्मीर करके
अपने मुल्क का क्या हाल कर लिया है ये सभी के पास। वैसे तो खैर भारत भी कश्मीर कश्मीर करता है, लेकिन भारत कश्मीर कश्मीर करने के बाद उन्होंने अपने इकोनॉमी के ऊपर भी काम किया है, उन्होंने अपने एजुकेशन के ऊपर भी काम किया। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास डिग्रीज हैं या आपको थोड़ी बहुत कोई दूसरी लैंग्वेज बोलनी आ जाती है तो बस उसको आप समझते हैं कि ये हमारी जो है एजुकेशन हो गई। एजुकेशन का ताल्लुक दिमाग से होता है और उसमें आप कितने तरीके से अपने लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, अपने लोगों को प्रोग्रेसिव बना रहे हैं, अपने लोगों के दिलों से नफरत खत्म कर रहे हैं, दूसरे को भी अपने जैसा ही इंसान समझने की कह लीजिए कि सोच जो है, जब वो सोच आपके लोगों में आएगी तब आप कहेंगे कि पाकिस्तान ने तरक्की की है या पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम ठीक हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि यूएन में भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो एम्बेसडर हैं भारत के, उन्होंने जो 400 लोगों की मौत हुई अफगानिस्तान में, उसके ऊपर भारत ने मतलब कि कड़ी प्रतिक्रिया दी है और भारत ने कहा है कि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है और ये एंटी ह्यूमन है और ये ब्रूटल है। ठीक है, ब्रूटल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है भारत ने, क्योंकि भारत ने कहा है कि भाई हम पाकिस्तान ने जो ये हमला किया है अफगानिस्तान के ऊपर, इसे हम कंडेम करते हैं और इसके बाद जो क्या बोलते हैं, हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान को मतलब कि क्या बोलते हैं, सोचना चाहिए कि उन्होंने कैसे ये हमला कर दिया। रिटेलिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि हॉस्पिटल पे हमला किया जाए। रिटेलिएशन का मतलब होता है कि उनके जो टेररिस्ट कैंप्स वगैरह हैं उन पे हमला किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इसके उलट क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल पे हमला किया। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा था कि भाई इस्लामाबाद पे अफगानिस्तान ने ड्रोन अटैक्स किए थे जिनको डिटेक्ट नहीं कर पाए थे पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह हैं, जो उसके बाद अफगानिस्तान क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ने ये हमला किया है। मतलब कि हमला करना था टीटीपी पे, लेकिन हमला कर दिया गया है हॉस्पिटल पे। ठीक है, में बताया जा रहा है कि 400 लोगों की मौत हो गई है और 250 से ज़्यादा लोग घायल हैं इस वक्त, और मतलब कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मतलब कि इस वाक़े को कंडेम कर रही है। पाकिस्तान अब मदद मांग रहा है चाइना से मतलब कि हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है पाकिस्तान कि इस मामले पे पाकिस्तान क्या बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान का साथ दे, क्योंकि चाइना मतलब कि चाइना के इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान के अंदर उन्हें रेयर अर्थ मटेरियल्स निकालने हैं और उसको लेकर चाइना बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस है। ठीक है, पाकिस्तान में मतलब कि अफगानिस्तान में मतलब कि बहुत ज़्यादा रिलेशन बढ़ रहे हैं चाइना के। तो चाइना क्या बोलते हैं, चाइना चाहता है कि भाई अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बना कर रखे, और पाकिस्तान चाह रहा है कि चाइना पाकिस्तान की मदद करे, यूएन में जाके उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। लेकिन भाई चाइना बस इंटरेस्ट बेस पे है, उनको अपने इकोनॉमी ठीक करनी है और अपना मतलब कि अपना कारोबार को देखना है। पाकिस्तान की तरह नहीं इस्लामोफोबिया मतलब कि फैलाकर उसके बाद अटैक करे जा रहा है अफगानिस्तान के ऊपर। भाई साहब, भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो मतलब कि प्रेस रिलीज आई है ना, उसके अंदर इस वाक़े को ज़ोरदार रूप से इसको कंडेम किया गया और उसके बाद बोला गया है कि भाई जो अफगानिस्तान पर जो भी क्या बोलते हैं ये बमबारी करी जा रही है, ये मतलब कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है और पाकिस्तान को इस पर सोचना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो आवाज़ उठा रही है। 2021 के बाद से अफगानिस्तान में जो मतलब कि अमेरिका ने मतलब कि अपनी फ़ौजें निकालने शुरू कर दी थी, उसके बाद से ही पाकिस्तान में मतलब कि हमले बढ़ने शुरू हो गए थे। ठीक है, वहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं, अमेरिका 80 बिलियन का असला छोड़ के चला गया था और भाई वो उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है क्या अफगानिस्तान के द्वारा। ठीक है, तो पाकिस्तान का ये कंसर्न भी रहता है कि भाई उनको जो असला क्या बोलते हैं अमेरिका छोड़ गया था, उसके बाद वो हम पे इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान, तो इस वजह से पाकिस्तान का एक कंसर्न है। ठीक है, लेकिन भाई ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई वो अफगानिस्तान जो है क्लेम करता है उनकी ड्यूरेंट लाइन को, और अब क्या बोलते हैं पाकिस्तान के जो केपीके का हिस्सा है, बहुत सारा हिस्सा वो क्लेम करते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तानी सिरे से डिनाई करता है कि ये इनका हिस्सा है नहीं, लेकिन भाई अफगानिस्तान तो भाई साहब लड़ाकू कौम है और वो मतलब कि लड़ने वाले लोग हैं। भाई अब पाकिस्तान तो ये समझता है कि भाई कि वो पत्थर के ज़माने के लोग हैं, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन भाई उनके पास एक जज्बा है कि वो लड़ने वाली कौम है, वो लड़ते रहते हैं। ठीक है भाई, सो मतलब उनके पास मतलब टेक्नोलॉजी हो या ना हो, लेकिन भाई उनके पास भी टेक्नोलॉजी है। ड्रोन्स वगैरह जो मतलब इस्लामाबाद पे मतलब कि घूम रहे थे, वो पाकिस्तान का मतलब कि कंसर्न है भाई साहब, उनके पास भी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान जो सोच रहे हैं कि भाई पत्थर के ज़माने के हैं, वो पाकिस्तान क्या बोलते हैं, अफगानी लोग जो हैं पत्थर के ज़माने के लोग नहीं हैं। दूसरी तरफ जो ईरान में वॉर चल रही है, वहाँ पे अमेरिका मतलब कि परेशान हो गया, क्योंकि ऑयल क्राइसिस पूरी दुनिया पे बढ़ गए हैं और अमेरिका चाहता है कि भाई अब मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोल दिया जाए, लेकिन ईरान ने मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर बना दिया, मतलब कि अपने आप पर ले लिया है इस वॉर को, कि मतलब कि ईगो का मसला बना दिया है कि भाई अब हम वो कोई किसी भी ऑयल शिप को निकलने नहीं देंगे। लेकिन भाई भारत के शिप मतलब कि निकलते जा रहे हैं वहाँ से, और अमेरिका का कंसर्न बढ़ता जा रहा है क्योंकि भाई नेटो देश जो अमेरिका के एलाई हैं और ये GCC कंट्रीज जो अमेरिका के एलाई है, वो मतलब इनका साथ छोड़ने को उतारू हो गए हैं, क्योंकि भाई अमेरिका के बेसिस बनने पड़े हैं GCC कंट्रीज़ में और ईरान उनको डायरेक्टली हिट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उनके बेसिस हैं, लेकिन भाई वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उन कंट्रीज़ को। ठीक है भाई, और ईरान जो है मतलब कि मिसाइलें दागे जा रहा है वहाँ पे, और उस वजह से अमेरिका को मतलब कि परेशानी हो गई है। और दूसरी तरफ भाई
ऑयल का जो क्राइसिस बढ़ा है वह साउथ कोरिया, जापान, ठीक है, और जो ये यूरोप की कंट्रीज हैं, मतलब ये भारत से मतलब कि अब गुहार लगाने को मजबूर हो गए हैं कि भारत जैसे ईरान में मतलब कि अपने शिप्स को निकाल लाया, वैसे ही हमारी भी मदद करे भारत। लेकिन भाई भारत ने मतलब कि अपनी कूटनीति से अपने ये मुकाम हासिल किया है, और इतने सारे शिप्स जो भारत के अभी लगभग 3 शिप्स वहाँ से निकल चुके हैं, एलपीजी टैंकर जो लेकर आए थे और क्रूड ऑयल लेकर आए थे। आपको खबर मिल रही है कि एक और शिप वहाँ से निकलने वाला है, उस शिप में भी 40,000 टन के करीब मतलब कि क्रूड ऑयल है और भारत के पास आने वाला है। और ठीक है, और जो किल्लत हो रही थी एलपीजी सिलेंडर की, उसमें भी मतलब कि अब भरपूर मात्रा में सबको मिल जाएगा और किल्लत ख़त्म हो जाएगी। स्टेट ऑफ हार्मस से मतलब कि 1/5 वर्ल्ड का 1/5 ऑयल वहाँ से गुजरता है, जो कि भाई साहब पूरी दुनिया के लिए इकोसिस्टम है एक तरीके से। मतलब कि वहाँ से अगर वो शिप्स नहीं निकलेंगे तो भाई पूरी दुनिया का मतलब कि क्रूड ऑयल रुक सकता है। लेकिन भाई अगर ये क्रूड ऑयल रुका तो भाई पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि भाई वहाँ से जो एनर्जी खपत है पूरी दुनिया यूज़ करती है, ठीक है भाई, भारत भी यूज़ करता है, ठीक है भाई साहब, पूरा इकोसिस्टम चलता है, ठीक है भाई साहब, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और क्या बोलते हैं एलपीजी गैस भी वहाँ से बनाई जाती है, ठीक है भाई साहब। अगर वो नहीं होगी तो पूरी दुनिया में मतलब कि क्राइसिस आ जाएंगे, जैसे कि अभी हम देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले क्या क्राइसिस आया था 1973 में, जब खाड़ी देशों की और इसराइल की जंग हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस आया था, जब 3 प्रति बैरल से लेकर 12 प्रति बैरल डॉलर तक तेल चला गया था। फिर उसके बाद 1990 में क्राइसिस आए थे, जब $36 से लेके $41 पे तेल पहुंच गया था। फिर उसके बाद 2008 में ये क्राइसिस आया था, उसके बाद 2011 में, और फिर उसके बाद 2022 में यूक्रेन और रशिया के युद्ध में। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में तो भाई बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गए थे, ठीक है। उसके बाद भाई रशिया मतलब कि डिस्काउंटेड रेट पे भारत को देने का तैयार हो गया था, भारत को तेल, और भारत अभी तक उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, डिस्काउंटेड रेट पे तेल ले रहा है, ठीक है। इसलिए भारत के अंदर क्राइसिस नहीं आए हैं, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाते, क्योंकि भारत ने पहले से रिलेशन बना रखे थे दूसरे देशों के साथ में, ठीक है। और वहाँ पे रिलेशन बनाने के बाद भारत ने अब क्या बोलते हैं खाड़ी देशों के साथ भी मतलब कि बहुत ज़्यादा रिलेशन बना लिए हैं, और भारत को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से भारत का तेल आसानी से ईजिली निकल रहा है और भारत के पास पहुंच रहा है। अब एक और टैंकर आने वाला है एलपीजी का, ठीक है, एलपीजी का, और एक क्रूड ऑयल का भी आने वाला है, जो कि भाई भारत में पहुंच जाएगा। तो भाई उसके बाद किल्लत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और मतलब कि भारत के अंदर तो कम से कम ये रहेगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे और एलपीजी के भी दाम नहीं बढ़ेंगे। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।